वेलकम टू लर्निंग मित्रम। आज हम क्लास 9th की एनसीईआरटी के हिस्ट्री के बुक का एक्सरसाइज 1 यूनिट 3 फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना को डिस्कस करेंगे। यह वीडियो का पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस कर लिया गया है। जिन लोगों ने इस वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है वे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक देख सकते हैं और आप इसे आई बटन पर भी देख सकते हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। फ्रांस की स्थिति आने वाले 4 वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही। यद्यपि लुई 16 ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु प्रसा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासन भी चिंतित थे। इसलिए 1789 ईस्वी की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1972 ईस्वी में नेशनल असेंबली ने प्रसा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे उसमें कवि रॉजेट दी लायल द्वारा रचित मार्सिले गीत भी था। यह गीत पहली बार मार्सिले के स्वयंसेवकों ने पेरिस की ओर से कूच करते हुए गाया था, इसलिए इस गान को मार्सिले गान के नाम से भी जाना गया, जो कि अभी भी फ्रांस का राष्ट्रगान है। चलिए आपको ये क्वेश्चन जीके में पूछ सकते हैं कि फ्रांस के राष्ट्रगान का नाम क्या है, तो मार्सिले। और यह जो गीत है ये कवि राजेट दी लाइन द्वारा रचित गई थी। मार्सिले उनके नाम पर ही यह गीत बनाया गया था। चलिए अब इसे समझते हैं कि जिस समय फ्रांस की क्रांति हुई थी तो उसके बाद जो स्वतंत्रता के लिए वहाँ की जनता ने प्रयत्न किया था और लुई 16 को सारे जनताओं ने मिलकर क्या किया था, एक तरीके से हरा दिया था और उसे गुलेटिन हथियार पर जो है सूली पर चढ़ा दिया गया था। ये हमने घटना जान ली थी। उसके बाद जो फ्रांस में क्रांति का दौर आया, तत्पश्चात लोगों ने राजतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त करके प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना कर ली थी। और जो है संविधान की पुस्तक के अंतर्गत जो है अब जनता को भी जो है मान्यता प्राप्त थी। जनता भी अपनी सरकार को आसानी से चुन सकती थी। चलिए फिर इसे समझते हैं कि जब फ्रांस में स्वतंत्रता की स्थापना हो गई थी और प्रजातंत्र की स्थापना कर ली गई थी, तब पूरे यूरोप में इसकी एक लहर दौड़ चली थी, क्योंकि वहां पे प्रजातंत्र की स्थापना हो जाने के बाद अन्य जो अगल बगल के छोटे से देश थे उन लोगों ने भी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। इसके अलावा यूरोप में एक स्वतंत्रता की लहर दौड़ चली थी, जिसके लिए सभी देशवासी जो है वो आतुर थे। वो चाह रहे थे कि हमारे यहाँ भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हो जाए, जिससे कि फ्रांस से काफ़ी ज़्यादा उन्हें सहायता मिली। फ्रांस ने जिस तरीके से राजतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त कर प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की, यह लोगों के लिए प्रेरणा का विषय था। वहाँ पे फ्रांस में जो है बहुत सारे कवियों में से एक कवि रॉजेट दी लाइल द्वारा जो रचित गीत था मार्सिले, इसने लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया, फ्रांस के लोगों को। यह गीत जो है फ्रांस के लोगों को अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम को दर्शाता है। उन्होंने इस गीत को गाते हुए जो है स्वतंत्रता हासिल की थी, इसलिए फ्रांस के राष्ट्रीय गीत जो है अभी भी मार्सिले गीत को ही माना जाता है। अब चलिए आगे समझते हैं। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाई झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेवारी औरतों के कंधों पर आ पड़ी। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जरूरत है कि 1791 ईस्वी के संविधान में सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे पर जमा करके सरकारी नीति और अपनी कार्य योजना पर बहस कर रहे थे। इनमें से जोकोबिन क्लब सबसे सफल रहा, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पे पड़ा, जो कि अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी और उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए थे। इस अध्याय के खंड 4 में आप उनकी गतिविधि और मांगों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले इसे समझते हैं। जिस समय राजतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ प्रजातांत्रिक युद्ध हो रहा था, तो इस समय युवकों ने और बहुत सारे व्यक्तियों ने मिलजुल कर इसमें काफ़ी ज़्यादा अपनी भागीदारी। इस कारण जो है कुछ समय तक तो है अर्थव्यवस्था पर थोड़ा प्रभाव अवश्य पड़ा होगा कि जब पुरुष चले गए थे राजतंत्र का विरोध करने के लिए, तब महिलाएं ही अकेले थी, तो उन पर ही उनके घर का और बच्चों को पालने का बोझ उनके कंधों पर था। उन्होंने ही इसे निर्वहन करने का प्रयास भी किया। हम आगे देखते हैं कि वहाँ पे जो 1791 ईस्वी में फ्रांस का संविधान बना और राजतंत्र से जब ये मुक्त हो गए थे, तब पर भी उसमें कुछ संविधान में सुधार होना जरूरी था, क्योंकि संविधान जो फ्रांस की थी उस समय केवल अमीरों का ही उस पर जोर आवश्यक था। उस समय बहुत सारे जो गरीब थे और निचले वर्ग की जातियां थी उन पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया था।
इसीलिए वे लोग क्या करते थे, एक क्लब बनाते थे जिसमें सबसे प्रसिद्ध क्लब जो था जेकोबिन क्लब सबसे मुख्य रूप से विकसित रहा, और यह जो है पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पे पड़ा था। आप क्या देखते हैं कि इस क्लब में शामिल होने वाले बहुत सारे लोग एकत्रित होते थे और राजतांत्रिक अवस्था जो थी उसके खिलाफ जो है ये लोग अपनी योजना बनाते थे। तब जो है अपनी योजना पे ये अग्रसर हुआ करते थे। इसी तरीके से वहाँ की कुछ महिलाओं ने भी अपने क्लब का निर्माण किया था, जिसे हम खंड 4 में भी पढ़ेंगे। जेकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्सों में से आते थे। इनमें से कुछ दुकानदार और कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ीसाज, छपाई करने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। उनका नेता मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था। जेकोबिन के एक बड़े वर्ग के गोदी कामगारों की तरह धारदारी लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया था। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन प्रस्त वर्ग, खास तौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस, घुटन्ना पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए कहा गया था, और यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के लिए एक उनके ऐलान का तरीका था। चलिए इसे समझते हैं। जो जेकोबिन क्लब था उसके सदस्य जो होते हैं समाज में कम समृद्ध हिस्से वाले लोग थे। इसमें छोटे दुकानदार, कारीगर, जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले, नौकर, दिहाड़ी, ये सारे मजदूर शामिल थे। और इन सब क्लब का जो नेता था उसका नाम मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था। इसी के नाम पर रॉबेस्पियर जेकोबिन दल बना था। आपसे पूछा जा सकता है कि जेकोबिन दल का नेता कौन था, तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। जेकोबिन के एक बड़े वर्ग पर गोदी कामगारों की धारदार लंबी पतलून, मतलब इनका एक कपड़ा था जो इनको कुलीनों और पादरियों से अलग बनाता था। वे ऐसे कपड़े पहनते थे जो घुटने तक नीचे हुआ करते थे, पैर तक, ताकि लोग पहचान सके कि ये लोग जो हैं कुलीन और पादरी वर्ग से संबंधित नहीं हैं। ये किसके सदस्य हैं? जेकोबिन दल के सदस्य। आप देखिए यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, 100 कुलात बिना ब्रीचेस वाले दंपति हैं, जहाँ पे आपको 2 चित्र दिख रहे होंगे। इसमें से एक जो है वो पुरुष का चित्र है, आप देखिए उनके कपड़े को, और एक जो है वो महिलाओं का चित्र है। मतलब ये दोनों दंपति इसके सदस्य जो हुआ करते थे ये ऐसी कपड़े पहना करते थे। कॉन्वेंट क्या होता है? धार्मिक जीवन को समूह की इमारत, मतलब जो हम धार्मिक जीवन को समर्पित कर देते हैं वही समूह क्या कहलाता है? कॉन्वेंट कहलाता है। इसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो एक धर्म को मान्यता देते हैं। चलिए यहाँ एक चित्र दिया जिसे समझते हैं। ये जो चित्र है ये नाननी वाले लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता का प्रतीक है। यह जो है किसी महिला कलाकार द्वारा रचित दुर्लभ चित्रों में से एक है। क्रांतिकारी घटनाक्रम के बाद महिलाओं के लिए यह संभव हो पाया था कि वे स्थापित चित्रकारों के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर सके और हर 2 साल में लगने वाले सैलान नामक नुमाइश में अपने चित्रों को प्रदर्शित कर सके। यह तस्वीर जो है स्वतंत्रता का नारी रूपक, अर्थात नारी आकृति स्वतंत्रता का प्रतीक। जैसे कि आप यहाँ एक चित्र देखें जिसमें कि आपको दिख रहा होगा कि एक महिला जो है वो हाथ में मशाल की तरह लिए है, एक डंटे भी ली हुई है और जो है बैठी हुई है। यह जो है महिलाओं की स्वतंत्रता का प्रतीक था। वहाँ पे जो फ्रांस में महिलाएं थी वो अक्सर अपनी कुछ पेंटिंग और कृतिकारी बनाया करती थी, जिसमें फ्रांस में लगने वाले एग्जीबिशन में यह एक पेंटिंग दर्शाई गई है जो कि क्या है? स्वतंत्रता का स्वरूप है। इस चित्र को ध्यान से देखें और उन वस्तुओं की सूची बनाएं जो कि अपने राजनीतिक प्रतीकों के रूप में बॉक्स 1 में देखा था। हमने पीछे कुछ पेज नंबर जो था उसमें हम लोग ने देखा था कि लाल टोपी, टूटी हुई रंजीर, छरों का बर्छीदार गट्टर, अधिकारों का घोषणा पत्र, पिरामिडी समानता का प्रतीक आदि, जिसे अक्सर एक त्रिभुज के रूप में दिखाया गया था। इन प्रतीकों की सहायता से चित्र की व्याख्या करें। स्वतंत्रता की प्रतिमूर्ति, इस महिला मूर्ति के बारे में आपके क्या विचार है? चलिए पहले आप इस चित्र को देख लीजिए और इसमें जो भी चीजें आपको दिख रही हैं, जैसे कि इसके हाथ में एक पत्र रखा हुआ है और हाथ में जो है एक डंडा है, उसके ऊपर लाल कलर की टोपी है। तो चलिए आपको हम एक बार वो चित्र दिखा देते हैं, आप चित्र देखकर आसानी से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको चित्र दिखाया जा रहा है और ये वही लाल टोपी है जिसे आपने अभी देखा है, डंडा के सहारे जो है वो स्त्री से पकड़ी हुई है। और भी बहुत सारे ऐसे चित्र हैं यहाँ जो यहाँ दी गई हैं, आप उन्हें खुद भी देखें और समझें कि ये कौन से राष्ट्र प्रतीक है और इस पर कौन सा चीज जो है वो अंकित है। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, आप लोग इसे समझ गए होंगे। इसलिए जेकोबिन को 100 कुलात के नाम से जाना जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता था बिने घुटने वाले, मतलब उसमें घुटना नहीं दिखता था लोगों का। 100 कुलात पुरुष वाले लाल रंग की टोपी भी पहनते थे जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी। जैसे आप यहाँ देखें ये चित्र, इसमें लाल कलर की टोपी जो है वे पहने हुए हैं, मतलब ये जेकोबिन क्लब के सदस्य हैं। और लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। सन 1792 की गर्मियों में जेकोबिन ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्हें ट्यूरेलिये के महल पर धावा बोल दिया और राजा के रक्षक को मार डाला गया और खुद राजा को कई घंटों तक बंधे बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवारों को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। नए चुनाव कराएगा और 21 वर्ष अधिक उम्र वाले सभी पुरुष चाहे जिनके पास संपत्ति नहीं हो को मतदान का अधिकार दिलाया जाए। ये जेकोबिन सदस्य के जो लोग थे ये
वास्तविक रूप में यही चाहते थे कि फ्रांस के तमाम नागरिक जो 21 वर्ग के हैं उन्हें वोट का अधिकार मिल सके। इसलिए 1792 में जैकोबिन ने क्या किया, तो खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव, मतलब जब वह महंगाई की रफ्तार से ऊंचे बढ़ गया तो लोग उसे खरीद नहीं पाते, तो इन लोगों ने विरोध किया। 10 अगस्त को सुबह उन्होंने ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोल दिया और वहां के रक्षकों को मार डाला। सब तरीके से राजा का शासन समाप्त कर दिया और प्रजातांत्रिक की स्थापना उन्होंने की। और उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक 21 वर्ष के व्यक्तियों को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। नवनिर्वाचित असेंबली में कन्वेंशन का इसे नाम दिया गया। 21 सितंबर 1792 ईस्वी को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया गया। 1792 के ही साथ फ्रांस में राजतंत्र का अंत हुआ और प्रजातंत्र की स्थापना हुई। फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर, जैसा कि आप जानते हैं कि गणतंत्र सरकार का वह रूप जहां सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है, वंशानुगत राजशाही नहीं है। आप कुछ अन्य गणतांत्रिक देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें और देखें कि वे कब और कैसे गणतंत्र बने। चलिए पहले इन बातों को समझते हैं कि हम जानते हैं कि 1792 से पहले जब लुई 16 का शासन था तो व्यवस्थाएं कैसी थी, राजतंत्रात्मक थी और राजा का शासन था। राजा केवल अपने फायदे के लिए फ्रांस का इस्तेमाल करता था और बदले में उन्हें मनमाना कर भी वसूलता था। इसके कारण जो है फ्रांस की जनता जो है अत्यंत ही ज्यादा उनसे दुखी थी। और इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि जब उनसे मतलब बर्दाश्त नहीं हुआ, चीज़ों की मांग इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी कि भूखे मरने की नौबत आ गई, तब फ्रांस के लोगों ने एकत्रित होकर और सबने राष्ट्रवाद का प्रतीक देखा कि हमें अपने देश से प्रेम है। इस बात को उन्होंने सिद्ध किया और राजतंत्र व्यवस्था को समाप्त करके प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की। 21 सितंबर 1792 ईस्वी को पूरी तरीके से राजतंत्र का अंत हो गया और फ्रांस में गणतंत्रात्मक प्रणाली की स्थापना हो गई। आप भी कोई ऐसी स्टोरी सोचे, आप भारत के बारे में, अमेरिका के बारे में भी खोजें और हमें बताएं कि किस तरीके से अमेरिका और भारत में स्वतंत्रता प्राप्त किया गया और वे किस तरह गणतंत्र बने। लुई सिल्वा को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई। 21 जनवरी 1793 ईस्वी को प्लेस डी लॉ कॉन्डर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई। वही जगह है जहां पे गुलोटीन हथियार था और जल्द ही रानी मेरी एंटोनियो का भी वही हश्र हुआ। देशद्रोह क्या है? अपने देश या सरकार से विश्वासघात करना क्या कहलाता है? देशद्रोह। चलिए आतंक राज के बारे में जाने और इसका अंत कैसे हुआ। आतंक राज लुई 16 के समय ही प्रारंभ हुआ था। सन 1793 से 1794 काल के अंत को आतंक का युग कहा जाता है। रोबेस्पियर के नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई गई। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन, पादरी एवं अन्य राजनीतिक दल के सदस्य, उसकी कार्यशैली से सहमति रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाए और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया जाए। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता है तो गिलोटीन पर चढ़ाकर उनका सर कलम कर दिया जाए। गिलोटीन 2 खंभों के बीच एक लटकने वाली मशीन थी जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक जो है डॉक्टर गिलोटीन के नाम पे पड़ा। चलिए इसे समझते हैं। जिस समय राजतंत्रात्मक प्रणाली थी उस समय अगर राजा का कोई विरोध करता था तो विरोध के अवसर पर वो क्या करता कि एक इस तरीके का हथियार था जहां पर जो है एक ब्लेड जैसी चीज लगी हुई थी और यहीं पे आदमी का जो है सर रख दिया जाता था और रस्सी के सहारे जो है इसे खींच दिया जाता था और तब जाकर उसका गर्दन जो है वो अलग हो जाता था। इसे गिलोटीन हथियार कहते हैं और डॉक्टर गिलोटीन ने इसका निर्माण किया था। अंत में जब फ्रांस में लुई 16 को पकड़ लिया गया और उसे जो है इसी फांसी के तख्त पर जो है लटका दिया गया था। इसके अलावा हम यह जाने कि रॉबेस्पियर जो जैकोबिन दल का नेता था, उसने क्या किया, उसने राजतंत्रात्मक प्रणाली में जो जिन लोगों ने अपने देश के साथ देशद्रोह की स्थिति उत्पन्न की थी और यहाँ की जनता को सताया था, उन लोगों को, पादरी को, कुलीनों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया और उन्हें कठोर सजा दी गई। रॉबेस्पियर दल के नेता जो थे 1793 से 94 तक जिस काल को उन्होंने बनाया उनका नाम आतंक काल था। और इस बीच जो है राजतंत्रात्मक परिवार के जितने भी लोग थे, जो इन सब में मिले जुले थे, उन सबको पकड़कर जेल में डाल दिया गया और उन्हें कठोर सजा भी दी गई। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। रॉबेस्पियर सरकार ने कानून बना दिया कि मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी गई। गोश्त एवं पावरोटी की राशनिंग कर दी गई। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमतों पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। अपेक्षाकृत महंगे सफेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिए गए। बोलचाल और संबंधों में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत मोनेस्यूर यानी महाशय एवं गदा महोदया के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों एवं महिलाओं को सितोयेन नागरिक एवं सितोयिन नागरिका का नाम से संबोधित किया जाने लगा। चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों पर बैरक या दफ्तर बना दिए गए। चलिए इन चीजों को समझते हैं। जिस समय रॉबेस्पियर दल का नेता जैकोबिन क्लब का नेता रॉबेस्पियर था, उसने स्वतंत्रता
मिलने के बाद फ्रांस की स्थिति को बहुत हद तक सुधारा। जो भी राजा नियम बनाया हुआ था उस सारे नियमों को समाप्त कर दिया गया। अब किसान और श्रमिक के विषय में भी सोचा गया। हम जानते तो हैं ही कि 21 वर्ष के लोगों को वोट का अधिकार दिया गया। उसके अलावा खाने पीने की चीज़ों को सस्ती दामों पर बेचा गया ताकि सब लोग उसे खरीद सकें, और जो भी किसान है वे अपनी ज़मीन के मालिक बन जाए और जो भी अपनी ज़मीन पर होगा वे क्या करें, शहर जाकर बेच सकें। जब राजा जीवित था तो उस समय उसके साम्राज्य में उजली आटा की रोटी खाई जाती थी बनाकर, लेकिन अब उजली आटा को समाप्त कर दिया गया क्योंकि वे महंगे होते थे। साधारण गेहूं के आटे सब लोगों के द्वारा जो है वो खाए जाते थे। अब जो है समता का रोटी बनाकर यह अनिवार्य कर दिया गया और आचार व्यवहार जो है सबके लिए लागू किया गया। परंपरागत मोनिश्री महाशय एवं गदा महोदय के स्थान पे अब सभी फ्रांसीसी पुरुष महिलाओं को सितोयेन पुकारा गया, यानी कि नागरिक, और सितोयिन नागरिका का नाम से संबोधित किया गया। मतलब इसमें सबके लिए बराबर शब्द था। सितोयेन मतलब समस्त फ्रांस के नागरिक और सितोयिन यानी कि समस्त फ्रांस की नागरिका। और जो है वहाँ पे जितने भी चर्च वगैरह थे उन सबको बंद कर दिया गया क्योंकि चर्च जो है उस समय घोतक का प्रतीक थे। लोग चर्च के बदले जो है पैसा लेते थे उनके नाम पे, जितने भी पादरी और कुलीन वर्ग थे, लेकिन अब उनसे सब चीज़ों को समाप्त कर दिया गया। वहाँ पे बैरक और बड़े बड़े कार्यालय दफ्तर बना दिए गए जो रॉबेस्पियर यानी कि जैकोबिन क्लब के होते थे। रॉबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसने समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे तथा जुलाई 1794 ईस्वी में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहरा दिया गया और गिरफ्तार कर अगले ही दिन उसे गुलेटिन पर चढ़ा दिया गया। अब रॉबेस्पियर जो जैकोबिन दल का नेता था उसने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन कहीं कहीं उसके नियम अत्यंत कठोर थे जिसे जनता नहीं मान सकती थी। तो इस कारण जो है रॉबेस्पियर को भी जो है जो जैकोबिन दल का नेता था उसे भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया क्योंकि उसकी नीति अत्यंत कठोर थी और लोग त्राही त्राही करने लगे थे। इसलिए उसे भी 1794 ईस्वी में न्यायालय ने दोषी ठहराया और तत्पश्चात उसे भी राजा लुई 16 की तरह गिलोटिन पर जो है वो चढ़ा दिया गया। चलिए इसे पढ़ते हैं। स्वतंत्रता लिबर्टी क्या है? दो परस्पर विरोधी विचार। क्रांतिकारी पत्रकार केमिल डेसमोलिन्स ने सन 1793 ईस्वी में यह लिखा कि इसके कुछ ही दिनों बाद आतंक राज्य के दौरान उसे फांसी दे दी गई। कुछ लोगों का मानना है कि स्वतंत्रता एक शिशु के समान है जिसे परिपक्व होने तक अनुशासन की अवस्था से गुजरना आवश्यक है, पर सत्य कुछ और है। स्वतंत्रता सुख, शांति, विवेक और समानता है, न्याय है, यह अधिकारों का घोषणा पत्र है। आप शायद कभी अपने सभी दुश्मनों का सिर काट देना चाहते हैं। क्या इससे बड़ी मूर्खता हो सकती है? क्या किसी एक व्यक्ति को उसके दासियों सगे संबंधियों को दुश्मन बनाए बिना फांसी के तख्ते पर लाना संभव है? 7 फरवरी 1794 ईस्वी को रॉबेस्पियर ने कन्वेंशन में भाषण दिया और जो ल मोनीटर यूनिवर्सल अखबार में छपा, जिसके भाषण का एक अंश था लोकतंत्र को स्थापित और सुदृढ़ करने के लिए, संविधान सम्मत शांतिपूर्ण शासन के लिए हमें सबसे पहले अत्याचारी निरंकुशता के स्वतंत्रता की लड़ाई को अंतिम परिणति तक पहुंचाना होगा। गणतंत्र के घरेलू बाहरी दुश्मनों का विनाश करना आवश्यक है, अन्यथा हम खुद नष्ट हो जाएंगे। क्रांति के इस दौर में लोकतांत्रिक सरकार आतंक का सहारा ले सकती है। आतंक बस कठोरता, क्रूरता और अन्याय न्याय है जिसका प्रयोग पितृभूमि की आवश्यकता जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया है। आतंक के जरिए स्वतंत्रता के दुश्मनों पर अंकुश लगाना गणतंत्र के संस्थापक का अधिकार है। तो चलिए हम इसे समझते हैं कि स्वतंत्रता लिबर्टी क्या थी। मतलब स्वतंत्रता किसे कहा गया था कि यह एक शिशु के समान है जिसके बड़े होने तक अनुशासन की अवस्था से गुजरना होता है। मतलब कौन चीजें अच्छी है, कौन चीजें खराब है, किसे हमको करने से दंड मिलेगा, इन सब बातों पे। लेकिन अगर कठोरता बहुत ज्यादा हो तो यह घातक बन जाती है। यही हम देखते हैं कि रॉबेस्पियर जो कि जैकोबिन दल का नेता था उसने बहुत प्रयास किया कि फ्रांस में स्वतंत्रता तो आई ही, साथ ही बहुत सारे नियम भी बनाए गए, लेकिन कुछ नियम अत्यंत कठोर थे जो जनता उन्हें नहीं मान सकती थी। इसीलिए चूंकि बहुत दिन बाद लोगों को स्वतंत्रता मिली थी और वो किसी भी तरीके से समस्या को नहीं लेना चाहता था। जब जैकोबिन दल के नेता रॉबेस्पियर को भी इससे दोषी ठहरा दिया गया इन सब बातों से कि उसके नियम जो है अत्यंत कठोर हैं और स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि सभी को स्वतंत्रता मतलब देना बराबर रूप से, इसमें बहुत ज़्यादा कठोरता की आवश्यक नहीं है। और 7 फरवरी 1794 ईस्वी को रॉबेस्पियर ने कन्वेंशन में भाषण भी दिया था जो कि लोकतंत्र को स्थापित और सुदृढ़ करने के लिए था। उसका जो भाषण था वो निरंकुशता के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई थी और इसके लिए अगर आवश्यक कुछ नियम भी बनाए जाए तो वो अच्छे होंगे, ऐसा रॉबेस्पियर का कहना था। लेकिन जनता उन्हें मानने को तैयार नहीं थी। तत्पश्चात फ्रांस के न्यायालय में यह न्याय सुनाया गया और रॉबेस्पियर को भी उसी तख्त पर जो है लटका दिया गया गिलोटिन नामक हथियार पे। चलिए हम देखते हैं कि एक टाउन हॉल की भांति एक चित्र दिया हुआ है। टाउन हॉल सबके शहर में होंगे ही, आप देख सकते हैं। यहाँ की क्रांतिकारी सरकारों ने अनेक प्रकार से जनता की वफादारी हासिल करनी चाहिए। उनमें से इस प्रकार उत्सवों का आयोजन था। गौरवमय इतिहास की आभा को संप्रेषित करने के लिए प्राचीन यूनान व रोम के सभ्यताओं के प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया। मंच के बीचों बीच बने पायों पर टिका हुआ क्लासिकल मंडप अस्थायी सामग्री का बना जिसे कि
जब चाहे तो जा सकता था। जैसे कि आप यहाँ देखें आसानी से कि यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं और एक टाउन हॉल को घेर कर खड़े हैं इस तरीके से। यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि ऐसी राजनीतिक स्मारकें बनाई गई थी जिससे लोग नफरत करते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, आसानी से तोड़ करके भरसक प्रयास अपना इस पर निकाल सकते हैं, क्योंकि अब वहाँ के लोग स्वतंत्र थे और उन्हें किसी भी तरीके की बाध्यता नहीं थी। डायरेक्टरी शासित फ्रांस। जैकोबिन सरकार के पतन के पश्चात मध्य वर्ग में संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके के मताधिकार से वंचित कर दिया गया और इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिन के शासन वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई, लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता था। तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता से सैनिक तहसा नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया। सरकार के स्वरूप तक इन परिवर्तनों के द्वारा स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस की बल्कि पूरे यूरोपीय राजनीतिक आंदोलन को प्रेरित किया। चलिए अभी हम समझते हैं इसे क्या यहाँ कहा जा रहा है। जैसे कि डायरेक्टरी शासित फ्रांस, मतलब जब जैकोबिन दल की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी तब वहाँ के कुछ लोगों ने डायरेक्टरी को बना लिया था, मतलब डायरेक्टरी संविधान को स्थापित किया, जिसमें कि 5 तरीके के संविधान थे। उसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और भी बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसको जोड़ा गया। लेकिन यह जो है विधान परिषद को यह पसंद नहीं था, इस कारण दोनों में इस बात को लेकर काफी ज्यादा झगड़ा होता। इसके तहत क्या था कि नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके के जो लोग थे, जिनके पास पैसे नहीं है, जो अमीर नहीं है, उनको मताधिकार से वंचित कर दिया। ये सरासर गलत था, इसीलिए दोनों में झगड़ा होना स्वाभाविक था। तत्पश्चात ये भी ज़्यादा समय तक नहीं चल सका और हम क्या देखते हैं कि इन दोनों के झगड़े के बाद जो है नेपोलियन का उदय हुआ। नेपोलियन ने पूरी तरीके से प्रयास किया व्यवस्था को प्रजातांत्रिक रूप देने का। उसके अलावा उसने सभी जनता की मांगों को भी सुना और तत्पश्चात उनके ही अनुसार उन्होंने एक सत्ता कायम की जो कि प्रजातांत्रिक सत्ता के नाम से जानी गई। और नेपोलियन उस समय इतना प्रसिद्ध हुआ कि फ्रांस में स्वतंत्रता के बाद वो पूरे यूरोप में जो है स्वतंत्रता की स्थापना करना चाहता था और उसने ऐसा करने का प्रयास भी किया। हम आगे इसके बारे में देखेंगे, लेकिन उसे रोकने के लिए बहुत सारे राजतंत्रात्मक लोग थे जो उसे रोकने में कामयाब रहे। एक समय ऐसा आया कि नेपोलियन जो है वो मर गया और फिर से राजतंत्रात्मक व्यवस्था की स्थापना हो गई थी फ्रांस में। हम इसको आगे पढ़ेंगे। चलिए एक क्रियाकलाप दिया है, इसे समझते हैं कि यहाँ पे चित्रित जनसमूह है, उनकी वेशभूमिका, भूमिका, क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए और इस चित्र में क्रांतिकारी उत्सव की कैसी छवि बनती है। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि ऊपर जो हमने चित्र देखा है उनकी वेशभूषा और भूमिका और क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए और इस चित्र में क्रांतिकारी उत्सव की छवि कैसी बनती है आपके मन मस्तिष्क में। आप उसे बनाएं और समझे जिस तरीके से यहाँ चित्र में दिया गया है। आप भी ऐसे क्रियाकलापों को कर सकते हैं। सबकी वेशभूषा और स्वरूप देखकर, मतलब कौन किस वर्ग के हैं, कौन नीचे है, कौन ऊपर है, कौन सिपाही है और कौन जनता है, आप आसानी से इसका निर्णय ले सकते हैं। और देखिए खुद भी यह क्रियाकलाप करके। तो अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यह वीडियो का पार्ट 3 था और आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चलिए, तो आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर